जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं और 4 ऐसे लोगों को चक्रव्यूह के चक्र में फंसाते हैं जिनकी पोल पट्टी सुनकर हर कोई हैरान हो जाए। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह के चक्र में फंसे हैं इंडिया गठबंधन के नेता मौलाना, कुछ कट्टरपंथी और महिला जज को धमकी देने वाला। इन सभी का सारा काला चिट्ठा आपके सामने खोलते हैं और एक एक करके बताते हैं इन सभी की करतूतें। पहली खबर में बात इंडिया गठबंधन में पड़ी सेंध के साथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर यूपी पहुंच रहे हैं। यूपी में इंडिया गठबंधन इसे एक बड़ा इवेंट बनाने की तैयारी में है। रायबरेली या अमेठी में अखिलेश यादव उनके साथ एक ही मंच पर होंगे, लेकिन बीजेपी की तैयारी इस इवेंट को पंचर करने की है, या यूं कहें कि इस इवेंट के साथ साथ पूरे विपक्षी गठबंधन को पंचर करने की है। दरअसल एनडीए में आरएलडी की एंट्री की पट कथा लगभग लिखी जा चुकी है। आरएलडी और बीजेपी के बीच मेल जोल की शुरुआत की कहानी बड़ी दिलचस्प है। चौधरी चरण सिंह की एक मूर्ति का उद्घाटन 12 फरवरी को होना था। इसके लिए बागपत के छपरौली में तैयारियां भी शुरू कर दी गई थी, लेकिन 4 दिनों पहले जयंत चौधरी ने अचानक मूर्ति का अनावरण रद्द कर दिया। इसके बाद ही जयंत चौधरी के भाजपा के साथ जाने के कयास लगने शुरू हो गए। इन कयासों को जयंत की चुप्पी से और बल मिल गया। कहा जा रहा है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी फिर केंद्र गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इस मौके पर जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इस मौके को यूपी की राजनीति के लिहाज से एक ऐतिहासिक अवसर बनाने की तैयारी है। कहा जा रहा है कि किस सीट के बंटवारे पर बीजेपी और आरएलडी में बातचीत जारी है। जयंत चौधरी ने बात 8 सीटों से शुरू की, लेकिन अब 5 लोकसभा सीटों पर फॉर्मूला तय हो रहा है। आरएलडी के लिए बीजेपी ने किनारा, बागपत और अमरोहा सीटें छोड़ने का फैसला किया है। जयंत चौधरी इसके अलावा मथुरा और मुजफ्फरनगर सीट भी मांग रहे हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा संघ परिवार के सांस्कृतिक एजेंडे पर है, इसीलिए मथुरा सीट आरएलडी को नहीं दी जा सकती, जबकि मुजफ्फरनगर से मोदी सरकार में मंत्री संजीव बालियान सांसद हैं। बीजेपी के लिए वो यूपी के सबसे बड़े जाट नेता हैं। ऐसे में बालियान के लिए सीट बदलने की संभावना ना के समान है। आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने की खबरों ने इंडिया गठबंधन के कान खड़े कर दिए हैं। जयंत चौधरी की मान मनोवल शुरू हो गई है। कल तक आरएलडी के सामने शर्तें रखने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव भी नर्म पड़ते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के दौरान भी अब तक आरएलडी की ओर से कोई बयान नहीं आया है। जयंत फिलहाल चुप्पी साधे हैं और इस कदम को सोच समझकर चलते दिखाई दे रहे हैं। अगली खबर जहर उगलने वाले मौलाना की है। जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात की जूनागढ़ कोर्ट से जमानत दे दी गई है। हालांकि इससे उसे राहत नहीं मिली, क्योंकि कच्छ के समखियाली में भी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, जिसके कारण कच्छ पुलिस उसे पकड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। दरअसल मुफ्ती अजहरी ने जिस दिन जूनागढ़ में अपना भाषण दिया था, उसी दिन उसने कच्छ में भी एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। इस कार्यक्रम में भी उसने भड़काऊ शब्द कहे थे। इसके बाद पुलिस ने मुफ्ती और कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। फिर बुधवार फरवरी 7, 2024 को आयोजक मोहम्मद खान मूर को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया जा रहा है कि आयोजक की गिरफ्तारी के बाद कच्छ पुलिस की एक टीम जूनागढ़ आएगी और मुफ्ती अजहरी को हिरासत में लेगी। इसके बाद उसके समखियाली में दर्ज अपराध के मामले में गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा और रिमांड की मांग की जाएगी, जहां मुफ्ती को जमानत के लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। सलमान अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर सूफी तख्वानकाहा एसोसिएशन के अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कोसर हसन का भी बयान सामने आया है। उन्होंने इस कार्रवाई की तारीफ करते हुए बताया कि अजहरी सांप्रदायिक तनाव भड़काने और मुस्लिम युवाओं के बीच मजहबी नफरत को बढ़ावा देने में शामिल था। उन्होंने सलमान अजहरी पर आरोप लगाया है कि वो तबलीगी जमात के पैटर्न को फॉलो करके हिंदू मुस्लिम करता है। इसके अलावा वो गजवा-ए-हिंद प्रोजेक्ट की गतिविधियों में भी संलिप्त है।
उन्होंने गुजरात पुलिस की कार्यवाही को सराहते हुए बताया कि मजहब के नाम पर घृणा फैलाने वाले को बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने गुजरात के सीएम, गृह मंत्री और डीजीपी को अपील पत्र भी लिखा है। उन्होंने ये भी अपील की है कि अजहरी का पाकिस्तान कनेक्शन पर जांच की जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग भारत में रहकर पाकिस्तानी आतंकियों को समर्थन देते हैं उन पर नजर रखनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि 31 जनवरी 2024 को जूनागढ़ में मुस्लिम समुदाय के कार्यक्रम में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए तगड़ी कार्रवाई की। बता दें कि सलमान अजहरी की एक दिन की रिमांड पूरी होने के बाद उसको जूनागढ़ कोर्ट में पेश किया गया था, जहां कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है, लेकिन उसके खिलाफ एक एफआईआर कच्छ में भी दर्ज की गई है। इसीलिए उसे रिहा करने के बजाय कच्छ पुलिस को सौंपा जाएगा। पुलिस ट्रांसफर वारंट मिलने के बाद अजहरी को हिरासत में लेगी। तब तक जूनागढ़ के बाद अजहरी को राजकोट जेल में रखा जाएगा। तीसरी खबर कट्टरपंथियों पर हुए तगड़े एक्शन की है। गुजरात के मेहसाणा जिले में बुलडोजर एक्शन की खबर सामने आई है। यहाँ वही इलाका है जहां पिछले 21 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की शोभा यात्रा पर पथराव किया गया था। प्रशासन ने यह ऑपरेशन खेरालू के हटड़िया बाजार और जकात नाका के पास चलाया है। ये वही इलाका है पंचमुखी हनुमान मंदिर से बेलीम वाड़ा तक कुल 30 से 35 कच्चे अतिक्रमण हटाने के लिए नगर पालिका ने उनके मकानों को नोटिस जारी किया था और उन्हें उन जगहों के स्वामित्व का सबूत पेश करने या फिर खुद ही उस अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा था। इसके बावजूद वो अतिक्रमण नहीं हटाए तो फिर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रशासन द्वारा जारी किए गए नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने पर आखिरकार सोमवार फरवरी 5, 2024 को सिटी सर्वे डिपार्टमेंट ने सर्वे शुरू किया। इस सर्वे कार्य के बाद प्रशासन ने आखिरकार बुलडोजर चलाने का फैसला लिया और अवैध निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर पूरे बाजार को अतिक्रमण से मुक्त कराया। इस दौरान नगर पालिका के उच्च अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से एक दिन पहले 22 जनवरी को मेहसाणा के खेरालू में हिंदू संगठनों द्वारा एक यात्रा का आयोजन किया गया था। यात्रा जब शहर के मुस्लिम इलाके में स्थित मस्जिद के पास पहुंची तो अचानक उस पर पथराव शुरू हो गया था। यात्रा पर पथराव का घटना का वीडियो भी सामने आया था, जिसमें यात्रा में शामिल भारी भीड़ पर एक इमारत की छत से लोग पत्थर फेंकते नजर आ रहे थे। इस पथराव के बाद अफरा तफरी मच गई थी। इस मामले में पुलिस ने नामजोग गैंग के साथ ही 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, मुकदमा दर्ज कराया था। शिकायत में कहा गया था कि आरोपियों ने एकजुट होकर खेरालू के लिए निकलने वाली भगवान श्री राम की शोभा यात्रा पर पथराव करने की साजिश रची थी। इसके लिए कट्टरपंथी घरों की छत पर पत्थर इकट्ठे कर रहे थे। इसके साथ ही तलवारों से लैस हमलावरों ने जुलूस में शामिल लोगों पर हमला भी किया था, जिन पर अब एक्शन हुआ है। आखिरी खबर महिला जज को धमकी देने वाले की है, जिस पर तगड़ा एक्शन हुआ है। केरल पुलिस ने जज वीजी श्रीदेवी को हत्या के लिए उकसाने वाले मोहम्मद हादी को गिरफ्तार किया है। प्रतिबंधित इस्लामी आतंकी संगठन पीएफआई और उसके राजनीतिक संगठन एसडीपीआई के आतंकियों को मौत की सजा सुनाने के बाद से महिला जज कट्टरपंथियों के निशाने पर है। इन आतंकियों को बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की निर्मम हत्या में सजा सुनाई गई थी। 26 साल के इस्लामी कट्टरपंथी मोहम्मद हादी को पूरावन्नामुझी पुलिस ने पेरमपरा से गिरफ्तार किया। उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर महिला जज की हत्या की वकालत की थी। पुलिस ने उसे उसके कार्यस्थल से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुद से संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। महिला जज को धमकी देने को लेकर पुलिस इससे पहले भी 3 कट्टरपंथियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनके नाम नासिर मोन, नवाज नैना और राफी है। ये केरल के अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। केरल पुलिस ने इस संबंध में मामले दर्ज करते हुए जज श्रीदेवी की सुरक्षा भी बढ़ाई थी। गौरतलब है कि केरल की एक अदालत ने बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या के मामले में 15 पीएफआई और एसडीपीआई के आतंकियों को सजा सुनाई थी। जज श्रीदेवी ने इस अपराध को गंभीरतम बताते हुए दोषियों को मौत की सजा सुना दी थी। रंजीत श्रीनिवास की उनके घर में घुसकर
19 दिसंबर 2021 को परिजनों के सामने ही हत्या कर दी गई थी। इस मामले में केरल के अलपुझा जिले के मवेली कारा कोर्ट ने नईम, मोहम्मद असलम, अनूप, अजमल, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, अब्दुल कलाम, सफीरुद्दीन, मनशद, जशीब राजा, नवाज, समीर, नजीर, जाकिर हुसैन, शाजी और शेरनाज अशरफ को हत्या का दोषी पाया था। हत्या में दोषी पाए गए सभी व्यक्ति अलपुझा के ही रहने वाले हैं और प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पीएफआई और इसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई से जुड़े हुए हैं। इन दोषियों में शुरुआती 8 को रंजीत की हत्या में सीधे तौर पर दोषी माना गया। इन पर कोर्ट ने धारा 302 के साथ साथ 4 और धाराएं लगाई हैं। दोषी नंबर 9 से 12 को लेकर ये तथ्य सामने आए थे कि बाकी 8 आरोपी जब रंजीत की हत्या कर रहे थे तब ये घर के बाहर खतरनाक हथियारों के साथ पहरा दे रहे थे। इसके अलावा 13वें, 14वें और 15वें दोषी को इस हत्या की साजिश रचने का दोषी करार दिया था। आज हमने देखा कैसे चक्रव्यूह के चक्र में इंडिया गठबंधन, मौलाना, कुछ कट्टरपंथी और महिला जज को धमकी देने वाले फंसे और उनकी पूरी पोल पट्टी खुलकर सबके सामने आ गई। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खुलासों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।